नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम भारत में महिलाओं के खिलाफ जो वायलेंस होती है उसे देखने वाले हैं। उनके क्या आंकड़े हैं, उनके क्या रीजंस हैं, कौन कौन से इनिशिएटिव्स इस वायलेंस को रोकने के लिए लिए गए हैं और हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो एक कम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन हम देखेंगे जेंडर बेस्ड वायलेंस का भारत में, इसकी डेफिनेशन, कैटेगरीज, कॉजेज और पोटेंशियल सॉल्यूशंस को। तो ये काफ़ी होलिस्टिक वीडियो होने वाली है, आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखनी चाहिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहें तो हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है उसको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। तो देखिए, यूनाइटेड नेशंस ने 1993 में इसको कैसे डिफ़ाइन किया था कि एनी एक्ट ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस का कोई भी एक्ट दैट रिजल्ट्स इन और इज़ लाइकली टू रिजल्ट इन। देखो, जेंडर बेस्ड वायलेंस का कोई भी एक्ट जो कि फिजिकल, सेक्सुअल और साइकोलॉजिकल हार्म, देखिए किसी भी महिला के ऊपर जो जेंडर बेस्ड वायलेंस होती है जो कि या तो फिजिकल, सेक्सुअल या फिर साइकोलॉजिकल हार्म पहुंचा रही है या फिर पहुंचा सकती है, और सफरिंग टू अ वुमन कि किसी महिला को उसकी वजह से सफ़र करना पड़ सकता है, इंक्लूडिंग थ्रेट्स ऑफ सच एक्ट्स, कोर्सन एंड आर्बिट्रेरी डेप्रीवेशन ऑफ लिबर्टी। ना सिर्फ करना बल्कि अगर आप ऐसा कुछ करने की धमकी भी दे रहे हो और अगर आप उससे उसकी लिबर्टी को छीन रहे हो, उसको लिबर्टी से डिप्राइव कर रहे हो, वेदर अकरिंग इन पब्लिक और प्राइवेट लाइफ, या तो वो पब्लिकली हो रहा है या उस महिला की प्राइवेट लाइफ में ये सब हो रहा है, इसको हम वायलेंस अगेंस्ट वुमेन मानेंगे। ये यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन है 1993 में। कोई भी ऐसा एक्ट जो कि किसी महिला को फिजिकल, सेक्सुअल या साइकोलॉजिकल हार्म पहुंचा सकता है या किसी भी प्रकार की सफरिंग दे सकता है, या तो दे सकता है या दे रहा है, जिसमें वो सारे एक्ट आते हैं जो कि महिला को या तो हार्म पहुंचा सकता है या फिर उसकी जो लिबर्टी है उसे उससे छीन सकता है, चाहे वो पब्लिक लाइफ में या प्राइवेट लाइफ में, उसको यूनाइटेड नेशन मानता है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो ये डेफिनेशन है यूनाइटेड नेशंस की जो 1993 में यूएन ने दी थी। फिर एक लिज कैली हुए ये कहते हैं कि एनी फिजिकल, विजुअल, वर्बल और सेक्सुअल एक्ट दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय द वुमन और गर्ल एट द टाइम और लेटर एज अ थ्रेट, invasion or assault that has the effect of hurting or disregarding or removing the ability to control one's own behavior or an interaction, तो इसको माना जाता है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। कोई भी फिजिकल, इवन विजुअल और वर्बल, मुंह से भी बोला गया हो, या फिर सेक्सुअल एक्ट कोई भी महिला या लड़की एक्सपीरियंस करती है ऐसे समय जब उसको असोल्ट किया गया हो, इन्वेजन हो रही हो उसकी, या फिर थ्रेट उसको पोज किया जा रहा हो जो उसको हर्ट करे, डिसरिगार्ड करे, या फिर उसको मतलब अपने बिहेवियर को जो कंट्रोल करने की एबिलिटी है उसको ही रिमूव कर दे, तो उसको भी हम वायलेंस अगेंस्ट वुमेन मानते हैं। इसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन माना जाता है। अगर आप किसी महिला के खिलाफ वायलेंस कर रहे हो तो ये ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। इसको ह्यूमन राइट वायलेशन सबसे पहले वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस जो कि वीना में हुई थी 1993 में, वहाँ पे एक्सेप्ट किया गया था। तो अब आप ये देखो कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की जो बात होती है वो 1993 में आके जो अंतर्राष्ट्रीय पटल है उसके ऊपर खुल के बोली जाने लगी, जब यहाँ पे ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है उसको ह्यूमन राइट्स वायलेशन माना गया था वीना में 1993 में। तो यहाँ पे ये डेफिनेशंस आपको ध्यान में रखनी है, प्लस ये भी ध्यान में रखना है कि ये एक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है और इसको वायलेशन कब माना गया, 1993 में। एडिशनल कुछ डेफिनेशंस हैं, अब इनके अलावा और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने इसकी डेफिनेशन दी। तो उसमें एक आते हैं स्कूलर, इन्होंने कहा एनी एक्ट इन्वॉल्विंग यूज़ ऑफ फोर्स और कोर्सन विद इंटेंट ऑफ परपेचुएटिंग एंड प्रमोटिंग हिरार्कियल जेंडर रिलेशंस। कोर्शन का मीनिंग होता है दबाव डालना। तो अगर किसी महिला को फोर्स किया जा रहा है या उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा है किस चीज़ के लिए, जो हिरार्कियल जेंडर रिलेशन है कि भैया हम मर्द हैं, तुम औरत हो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, ऐसा अगर उसको दबाव बनाया जा रहा है या फोर्स किया जा रहा है तो वो भी वायलेंस है अगेंस्ट वुमेन स्कूलर के मुताबिक। अब ये जो डेफिनेशन है ये बता रही है कि कुछ इस प्रकार की वायलेंस भी होती है जो महिला के ऊपर सिर्फ इसलिए होती है कि वो महिला है, मतलब तुम उससे कुछ एडिशनल चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो जस्ट बिकॉज वो महिला है। तो ये बताता है कि जो अंडरलाइन मैकेनिज़्म है और जो पैटर्न्स हैं उनको भी हमें एनालाइज करने की ज़रूरत है। कि अब जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे, पहले ज़माने में क्या हुआ करता था, लड़के और लड़कियों में क्लियर डिस्टिंक्शंस थी, पे लड़के जो हैं वो बाहर का काम करेंगे, लड़कियां घर का काम करेंगी। लेकिन आज के समय जो लड़कियां भी पढ़ लिख रही हैं
तो अगर मान लो पति और पत्नी दोनों पैसा कमा रहे हैं, तो भी घर पे अगर तुम यही एक्सपेक्ट करो कि पत्नी ही घर का पूरा काम करेगी जस्ट बिकॉज वो महिला है, तो ये कहीं ना कहीं वायलेशन है उसके ह्यूमन राइट्स की। क्योंकि काम वो भी कर रही है, तुम भी कर रहे हो, पैसा वो भी कमा रही है, तुम भी कमा रहे हो, फिर भी तुम उस महिला से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुझे ही पूरा का पूरा घर का काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तू महिला है। ये कहीं ना कहीं इसका एक एग्जाम्पल होता है। फिर गैलेज और स्ट्रॉस ने कहा कि एन एक्ट कैरिड आउट विद द इंटेंशन और परसीव्ड इंटेंशन ऑफ फिजिकली हर्टिंग अनदर पर्सन। तो अगर मान लो कि तुम कोई ऐसा एक्ट कर रहे हो जिसमें तुम्हारी इंटेंशन दूसरे व्यक्ति को हर्ट करना है, तो वो भी माना जाएगा वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, अगर आप महिला के खिलाफ ऐसा कर रहे हो तो। अब हम वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की कैटेगरीज को देखते हैं। सबसे पहले आती है क्रिमिनल वायलेंस। इसमें रेप आता है, एब्डक्शन आती है, मोलेस्टेशन आती है, मर्डर आता है। फिर आती है डोमेस्टिक वायलेंस। इसमें डोरी डेथ होती है, जैसे दहेज के लिए लड़कियों को मार दिया जाता है, या वाइफ बैटरिंग होती है, यानी पत्नी की पिटाई होती है। फिर सेक्सुअल अब्यूज़ बाय किन्स, मतलब जो परिवार में बाकी लोग हैं, जेठ है, देवर है या ससुर या ऐसा कुछ है, वो सेक्सुअली अब्यूज़ कर देता है। फिर मिस ट्रीटमेंट ऑफ विडोज एंड एल्डरली वुमेन, किसी का पति मर गया है तो फिर उसके साथ मिस ट्रीटमेंट होती है, या फिर जो ओल्ड महिला है उसके साथ मिस ट्रीटमेंट होती है। ये सारी डोमेस्टिक वायलेंस है। टॉर्चर ऑफ डॉटर इन लॉ, अपनी बहू को टॉर्चर किया जाता है, तो ये सारी डोमेस्टिक वायलेंस में आएगा। फिर आपके पास सोशल वायलेंस आती है, जिसमें फोर्सिंग फीमेल फिटिसाइड, महिला को अपना बच्चा गिराने के लिए उसको फोर्स करना, ये बहुत ही बड़ा क्राइम है, ये सोशल वायलेंस है, जिसे हम कहते हैं भ्रूण हत्या। फिटिसाइड का मतलब होता है भ्रूण हत्या, तो ये पाप है। फिर ईव टीजिंग, कुछ लड़कियों के साथ ईव टीजिंग के मामले हो जाते हैं, तो ये भी सोशल वायलेंस है। रिफ्यूजिंग प्रॉपर्टी राइट्स, किसी लड़की को उसकी जो प्रॉपर्टी है पेरेंट्स की, उस पर राइट्स, अधिकार जो हैं उसके लिए मना करना, ये भी एक क्या है, सोशल वायलेंस है। फोर्स्ड विडोहुड, किसी को विधवापन के लिए फोर्स करना, ये भी क्या है, सोशल वायलेंस है। अब हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन की क्या क्लासिफिकेशन है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की। तो राधिका कुमारस्वामी यूएन स्पेशल रिपोर्ट आई थी, इसके मुताबिक यहाँ पे 3 क्लासेज आती हैं। सबसे पहले फैमिली वायलेंस है, जहाँ पे फिजिकल, सेक्सुअल और साइकोलॉजिकल वायलेंस आती है, जो एक परिवार में हो रही है, लड़की को मारा जा रहा है, फीमेल चिल्ड्रन का सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है, या फिर जो डाउरी रिलेटेड वायलेंस है, मैरिटल रेप है। हालांकि मैरिटल रेप भारत में क्राइम नहीं है, लेकिन इसको भी वायलेंस अगेंस्ट वुमेन माना जाता है। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन है, ये ज़्यादातर जो आपके जैसे इस्लाम धर्म है उन धर्मों में देखने को मिलता है, जहाँ पे महिला की जेनिटल म्यूटिलेशन करा दी जाती है। और फिर नॉन स्पाउजल वायलेंस या एक्सप्लॉयटेशन है, कि पति के अलावा बाकी कोई उसको मार रहा है या फिर उसके साथ सेक्सुअल एक्ट्स कर रहा है, फिजिकल रिलेशन ज़बरदस्ती बना रहा है, तो ये सारी की सारी फैमिली वायलेंस है। दूसरा आता है कम्युनिटी वायलेंस। इसमें फिजिकल, सेक्सुअल और साइकोलॉजिकल वायलेंस आती है, जो एक जनरल कम्युनिटी में हो रही है। इसमें सेक्सुअल अब्यूज़, रेप, सेक्सुअल हरासमेंट अपने काम में, जैसे मान लो कि आप कहीं नौकरी करते हो और वहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, महिलाओं की ट्रैफिकिंग हो रही है। बहुत सी गरीब घरों की लड़कियाँ होती हैं जिनको नौकरी का झांसा देके या शादी का बहाना देके उनको बड़े शहरों में लाया जाता है, फिर उनको धंधों में डाल दिया जाता है, या इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन होती है, तो ये सारी की सारी कम्युनिटी वायलेंस है। अब देखो ये वायलेंस तो है, लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं, तो सवाल ये है कि इस प्रकार की चीज़ों को कितने हद तक रोका जा रहा है। ये फैक्ट्स भी आपको आगे आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा, वो भी आपको जरूर देखने चाहिए। तीसरा आता है स्टेट वायलेंस। अब जैसे फिजिकल, सेक्सुअल और साइकोलॉजिकल वायलेंस जो कि स्टेट के द्वारा हो रही है, जहाँ पर भी ये की जा रही है, इसको भी यूएन डेफिनेशन में ऐड किया गया था 1993 में। तो ये यूएन क्लासिफिकेशन है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की। अब यहाँ पे मार्गरेट स्कूलर्स की कैटेगरीज आती हैं। तो इसमें सबसे पहले ओवर्ट फिजिकल अब्यूज़ आता है, जहाँ पे मारना है या फिर सेक्सुअल असोल्ट है घर में या फिर वर्क प्लेस में जहाँ पे वो नौकरी कर रही है, तो ये सेक्सुअल वायलेंस। साइकोलॉजिकल अब्यूज़ आता है, जैसे कन्फाइनमेंट है, कहीं पे एक लड़की को बंधक बना के रख दिया गया, भाई आप यहीं पर रहोगी, इसके बाहर नहीं जाओगी, कन्फाइनमेंट। या फिर फोर्स्ड मैरिज, ज़बरदस्ती किसी लड़की की शादी करा दी गई, ये साइकोलॉजिकल अब्यूज़ है। फिर आता है रिसोर्स डेप्रीवेशन, कि एक लड़की जो है उसको लिवलीहुड के लिए, जो जीने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो नहीं मिल रही हैं, एजुकेशन नहीं मिल रही है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से उसको डिप्राइव किया जा रहा है, उसको डिनाइल किया जा रहा है, तो ये सारे रिसोर्स डेप्रीवेशन है। फिर आता है कोमोडिफिकेशन, जिसमें ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन आता है, तो ये सारी की सारी क्या हैं, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है। ये जो कैटेगरीज हैं ये
जेंडर वायलेंस की जो मल्टी डायमेंशनल नेचर है उसको हाईलाइट करता है। यहाँ पे फिजिकल अब्यूज़ भी आ रहा है, ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन भी आ रहा है, फिर यहाँ पे घर पे और वर्क प्लेसेस में अगर किसी प्रकार का अब्यूज़ हो रहा है तो वो भी कवर किया जा रहा है। और इवन अगर यहाँ पे एजुकेशन या हेल्थ से किसी लड़की को वंचित रखा जा रहा है उसको भी यहाँ पे ऐड किया जा रहा है। तो ये मल्टी डायमेंशनल नेचर है जेंडर वायलेंस की। और जो फिजिकल हार्म जो होता है उससे आगे बढ़ के यहाँ पे साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिक और सोशल डायमेंशंस को भी ऐड किया जा रहा है। तो अब यहाँ पे विक्टिम्स कौन हैं? ओबियसली महिलाएं हैं। लेकिन कौन सी महिलाएं हैं? तो राम आहूजा जी की एक एम्पिरिकल स्टडी थी जिसने 4 तरीके की महिलाओं को आइडेंटिफाई किया जो कि इस प्रकार की जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है उसके लिए विक्टिम है। तो सबसे पहले इसमें वुमेन हु सफ़र फ्रॉम डिवैल्यूएशन, एल्ट्रुस्टिक पावरलेसनेस एंड फील हेल्पलेस, डिप्रेस्ड विद पुअर सेल्फ इमेज। तो कोई ऐसी लड़कियां जिनकी सेल्फ इमेज कम है, वो हेल्पलेस हैं, वो कहीं नहीं जा सकती हैं। मतलब उनको बाप ने भैया पाला पोसा और फिर शादी कर दी, अब पति उनको मार कूट रहा है या जो भी कर रहा है, लेकिन वो बेचारी कहीं नहीं जा सकती हैं क्योंकि उनको डर है कि अगर हमने अपनी ज़बान खोली, पुलिस के पास गई तो उसके बाद क्या, उसके बाद हम कहाँ जाएंगी, कहाँ पे रहेंगी। बाप ने तो जब शादी करी है तो बोल दिया है कि बेटी अब वही तुम्हारा घर है। समाज बोलता है कि बेटी पराया धन है, और पति के खिलाफ अगर मैं जाऊंगी तो फिर उसके बाद फिर वही मार कुटाई 2 गुनी 3 गुनी हो जाएगी, या फिर हो सकता है कि वो हमें निकाल दे, कुछ भी करे, तो हम जाएंगे कहाँ। तो इस प्रकार की महिलाएं हेल्पलेस हैं। यही कारण है कि शादी कराने से पहले अपनी बच्ची को पढ़ाना लिखाना बहुत ज़रूरी है। इतना ज़रूर पढ़ाओ कि एटलीस्ट वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके, पैसे के लिए उसको किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़े। इस प्रकार की हेल्पलेस महिलाएं, जो बच्चियां जो होती हैं, ये बेचारी कहीं नहीं जा सकती हैं। पावरलेसनेस है इनके पास कोई पावर ही नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकती हैं। दूसरा आता है वुमेन हु लिव इन स्ट्रेसफुल फैमिली सिचुएशंस। कुछ ऐसी फैमिलीज़ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, वहाँ पे स्ट्रक्चरली इनकम्प्लीट फैमिली है, इकोनॉमिकल इनसिक्योर हैं, गरीब हैं, मॉरली डेवाइंट हैं, या फिर फंक्शनली ये इनएडिक्वेट हैं। तो इस प्रकार की जो फैमिलीज़ हैं वहाँ पे लड़कियाँ या महिलाएँ इन सब चीज़ों के लिए प्रोन होती हैं। तीसरा आपके पास आता है वुमेन हु लैक सोशल इंटरपर्सनल रिलेशंस। समाज में कहीं पे आना जाना नहीं है, कोई भी सोशल इंटरपर्सनल रिलेशन यहाँ पे नहीं है, तो बिहेवियरल प्रॉब्लम से वो सफ़र करते हैं। और फिर आपके पास आता है वुमेन हुज हस्बैंड्स आर ईदर पैथोलॉजिकल पर्सनैलिटीज़ और आर एल्कोहलिक्स। कई पुरुष, कईयों के जो पति होते हैं वो पैथोलॉजिकल पर्सनैलिटी मतलब मानसिक तौर पर बीमार होते हैं। मतलब वो उसको मार कूट रहे हैं, वो उसको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अरे भाई वो तुम्हारी वाइफ है। चीज़ों को एक दूसरे के साथ फिगर आउट करने का प्रयास करो, और मान लो कि नहीं हो रहा है तो तुम अलग हो जाओ, लेकिन मारने कूटने का क्या मतलब है। लेकिन ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और इसके साथ साथ अगर मान लो कोई अल्कोहलिक है, किसी का पति अगर बेवड़ा है, तो फिर यहाँ पे ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये जो महिलाएं होती हैं ये सबसे ज़्यादा विक्टिम्स होती हैं। अब सोशल और कल्चरल कुछ फैक्टर्स आते हैं। तो यहाँ पे सोशल वैल्यूज़ हैं जो कि वुमेन को, महिला को डीवैल्यू करती हैं। महिलाएं अपनी मर्जी से कपड़े पहनती हैं तो समाज उनको जज करता है, फ़ोन में अगर बातें कर रही हैं समाज जज करता है। तो ये कुछ ऐसी सोशल वैल्यूज़ हैं जो महिलाओं को डीवैल्यू करती है। महिलाओं से कुछ सर्टेन चीज़ों को एक्सपेक्ट किया जाता है। शादी के बाद अगर वो चीज़ें नहीं हो रही हैं तो उसके बाद भी उस महिला को डीवैल्यू किया जाएगा। अब आपको पता है कि भारत में शादी होती है, 3-4 महीने में ही जो अड़ोस पड़ोस होते हैं वो ऐसे करके हाथों को फेरने लग पड़ते हैं कि बच्चा कहाँ है। अरे भाई थोड़ा जानने समझने का समय तो दो दोनों को, इतना क्या तुम्हें आग लगी पड़ी है। मतलब फैमिली उनकी, बच्चा उनका, तुम्हें किस बात की एक्साइटमेंट है। या फिर मान लो कि सर्टेन उम्र हो जाती है, लड़कों के साथ भी वैसे ही होता है कि एक उम्र हो जाती है उसके बाद सारे कि भैया इतनी उम्र होगी शादी नहीं। अरे तुम्हें क्या लेना देना भाई, हमारी ज़िंदगी हम उसको जैसे जीना चाहें जी सकते हैं। मगर समाज जो है वो इन चीज़ों को नहीं समझना चाहता है। हर जगह वो प्रधान बन जाता है कि भैया ये चीज़ें ऐसी नहीं हो रही हैं, ये चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं। फिर पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर एंड बिलीफ, हमारा जो समाज है वहाँ पे काफ़ी पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर है। ये चीज़ें हमें आज भी देखने को मिलती हैं। कई पुरुष या जो लड़के हैं वो समाज के सामने दिखावा तो कर देते हैं कि हम बड़े मॉडर्न हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन चार दीवारियों के अंदर ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। आपने देखा होगा कि जो लड़के बड़े ज़्यादा लिबरल बनते हैं वो बाहर समाज की जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, उनके सामने ज़्यादा लिबरल बन सकते हैं, लेकिन जो घर की औरतें होती हैं उनके लिए वो वैसे ही ट्रेडिशनली बने रहते हैं। तो ये पैट्रियार्की है और ये पाखंड है। और फिर कुछ बिलीव्स भी होते हैं जो हमने पहले भी देखा कि घर का
खाना, घर का काम ये सिर्फ महिला ही करेगी। तो अगर पति पत्नी दोनों कमा भी रहे हैं उसके बावजूद भी महिला से एक्सपेक्ट किया जाता है कि घर का काम तू ही करेगी क्योंकि तू महिला है। तो ये कुछ पैट्रियार्कल बिलीफ हैं। कई ऐसे लड़के हैं जिनको अगर तुम झाड़ू लगाने के लिए या पोछा लगाने के लिए बोल दो तो वो उन चीज़ों को अपनी शान के खिलाफ मान लेते हैं कि भैया हम मर्द हैं, हम कैसे ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अरे भाई मैं भी मर्द हूँ, मेरी अभी देखो शादी नहीं हुई है, मेरी मम्मी थोड़ी बीमार रहती है तो मैं झाड़ू पोछा करता हूँ, मैं बर्तन साफ़ करता हूँ, बर्तन तो रोज़ मैं ही साफ़ करता हूँ। तो मेरी मर्दान की कम नहीं हो रही है। तो इसलिए इस प्रकार के जो पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर है ये कहीं ना कहीं पुरुषों में पाखंड लेकर आ रहा है कि समाज में तो हम लिबरल बन जाएंगे क्योंकि आजकल मॉडर्न ज़माना है, लेकिन चार दीवारियों के अंदर हम दोबारा ट्रेडिशनली बने रहेंगे। और ये जो पैट्रियार्कल बिलीफ हैं ये फिर महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमने ये मान लिया है कि घर का काम तो महिला ही करेगी। क्यों भाई, पहले पुरुष कमा के आता था, महिला घर का काम करती थी, समझ में आता था। लेकिन अब पुरुष और महिला दोनों बराबर की पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों कमा रहे हैं, तो घर का काम भी दोनों को करना चाहिए। कंट्राडिक्शन ड्यूरिंग सोशल चेंज। अब जो समाज में कुछ बदलाव आने की बात होती है तो कई जो बड़े समाज के प्रधान बने होते हैं ना, वो मतलब बीच में आ जाते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, तुम समझ रहे हो। जैसे हमने मैरिटल रेप की बात करी, तो अब मैरिटल रेप जो है वो क्राइम है। तुम अपनी ही बीवी को, जिसको अर्धांगिनी कहा जाता है, उसे एक्सप्लॉइट कर रहे हो। मतलब एक ऐसी महिला जो अपना घर बार सब छोड़ के तुम्हारे साथ जीवन जीने के लिए आई है, अगर तुम उसकी इज्जत नहीं कर सकते हो तो तुम किसकी इज्जत करोगे। लेकिन मैरिटल रेप यहाँ पे बोला जाता है। अब तुम समाज में मैरिटल रेप के बारे में बोल देखो तो कई लोग कहेंगे कि देखो भैया, अगर पति पत्नी के साथ ही नहीं करेगा तो किसके साथ करेगा। अगर मैरिटल रेप क्राइम हो जाएगा तो फिर जो रेप होते हैं वो बढ़ जाएंगे। ये मानसिकता है लोगों की, तुम समझ रहे हो। मतलब इस पर ये जो मैं कह रहा हूँ ना, ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, मैंने ऐसे कई इंटरव्यूज़ को देखा है जहाँ पे कुछ लोग लिटरली इस प्रकार की दलीलें दे रहे हैं। मतलब कई तो ऐसे भी हैं जो बलात्कार में भी लड़की का दोष मानते हैं क्योंकि उसका रीज़न दिया जाता है कि ताली जो है वो दो हाथों से बजती है। तो कई ऐसे भी लोग हैं हमारे यहाँ पे जो इस प्रकार की बातें करते हैं। तुम्हें पता ही है ना, जैसे कहा जाता है कि छोटे कपड़े पहनने हैं ऐसे। अरे भाई छोटे कपड़े की बात नहीं है, तुम्हें अपने लिमिट्स का पता होना चाहिए। कोई महिला अगर तुम्हारे सामने नंगी खड़ी हो जाए तो दैट डजंट मीन कि तुम उसका रेप ही कर दोगे। तुम्हें अपने लिमिट्स का पता होना चाहिए कि ये जो महिला है इसके ऊपर मेरा अधिकार नहीं है। तो ये चीज़ें, लेकिन अब ये बोलने की बातें हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को नहीं समझते हैं। और फिर आता है नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ मास मीडिया। तो जो मास मीडिया है उसका भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो है वो पड़ रहा है, जो कि सोशल और कल्चर फैक्टर्स में आता है। कल्चर और सोशल फैक्टर्स जो होते हैं ये इंटरलिंक होते हैं जो वायलेंट बिहेवियर है उसको प्रोपेगेट करने का। अलग अलग जो सोशलाइजेशन प्रोसेस होते हैं ये मर्द को लीड करते हैं स्टीरियोटाइप जेंडर रोल्स के लिए कि भैया तुमने डोमिनेट करना है। और जो महिला है उसको ये समझा जाता है कि भैया तुम सबमिसिव हो, तुमने पुरुष के अंडर ही रहना है, उसके नीचे ही रहना है और तुम उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो। आजकल भी हमें देखने को मिलता है ना, अब जैसे 3-4 केस हो गए जहाँ पे पत्नियों ने पति मार दिए तो सारे कह रहे हैं कि देखो भाई आज की पत्नियाँ तो ऐसी हैं। अरे लेकिन तुम तो इतने सालों से मार रहे हो यार। मतलब जैसे आजकल कई लोग कहते हैं गोल्ड डिगर, कई लड़के कहते हैं लड़कियों को कि भैया ये गोल्ड डिगर है। मैं ऐसा मानता हूँ कि हम भारतीय लड़कों को या मर्दों को तो ये कहने की हमारी तो औकात ही नहीं होनी चाहिए। हमने इतने साल डौरी खाई है और इवन आज भी ये रिलेवेंट है। ठीक है, अब समाज के लिए बोल दिया जाता है कि नहीं भैया हम तो दहेज नहीं लेंगे, लेकिन क्या हो रहा है कि अगर माँ बाप अपनी मर्जी से देना चाहें दे सकते हैं। वो तो अपनी बेटी को दे रहे हैं। अब बेटी को दे क्या रहे हैं, मंजे दे रहे हैं, बिस्तर बिस्तर दे रहे हैं लिटरली, वो अलमारियाँ दे रहे हैं, वो फ्रिज दे रहे हैं। अगर तुम्हारे घर पे अपनी पत्नी या अपनी बहू को सुलाने के लिए बिस्तर तक नहीं है तो अपने लड़के को ये कहो कि भैया शादी के सपने देखने से पहले कमाओ, पैसा कमा के लेकर आओ ताकि तुम उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा सको। क्योंकि शादी को रोमांटिक चीज़ नहीं है, शादी क्या है, एक इच्छा है, ये आवश्यकता भी नहीं है, ये इच्छा है। और इन इच्छाओं के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं। तो अगर तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी बहू या पत्नी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाए तो तुम्हें भी उसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी चाहिए। अगर वो बेड तक अपने घर से लेकर आ रही है तो थू है तुम पे, लेकिन ये डोरी आज भी चल रही है। और कई ऐसे लोग हैं जो बड़े लिबरल बनते हैं कि चलो डोरी हम नहीं लेंगे, तो वो लड़की ऐसे ढूंढते हैं जो नौकरी वाली हो। मैंने कई ऐसे लोग भी देखे हैं कि भैया हम ना अब दहेज तो ले नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम पढ़ी लिखी लड़की को या नौकरी वाली लड़की को चुनते हैं ताकि उम्र भर वो पैसा लेकर आए। अब मान लो कि वो कल को लड़की पैसा देने से मना कर दे कि भैया ये मेरा पैसा है, मेरा अधिकार है इस पर, तो फिर जो इस प्रकार की नौकरी करने वाली बहुएं होती हैं ना, तब तुम्हें फिर पता चलेगा कि एक्चुअल में जो वैल्यू है वो तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पैसे की हो रही है। तो इसलिए ये सब जो मानसिकताएं हैं ये बहुत से लोगों में आज भी वैसी की वैसी ही हैं। बस क्योंकि अब ज़माना थोड़ा मॉडर्न बन गया है तो इसलिए अब थोड़ा सा जो पॉलिटिकली करेक्टनेस वाला काम है वो किया जाता है, लेकिन जो मानसिकता है कहीं ना कहीं वो वैसी ही देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पे जो एक बच्ची है
जो समय के साथ साथ जैसे जैसे बड़ी होती जाती है वो वीक बनती जा रही है, क्योंकि उसको बताया जा रहा है कि भैया तू वीक है, तू महिला है, तो इसलिए उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे वो सोशल हो या इकोनॉमिक हो। तो ये जो हेल्पलेसनेस है ये उनके जीवन की हर स्टेज में उनको एक्सप्लॉयटेशन के लिए प्रोन बना देता है। आप अपने बेटियों को कहते हो कि भैया खाना बनाना सीख ले, नहीं सीखेगी तो बेगाने घर में जाके क्या ही करेगी। लेकिन आपने कभी अपने बेटों को नहीं कहा कि भाई खाना बनाना सीख ले, नहीं सीखेगा तो उम्र भर बेगाने किसी बाप के बेटी के प्राण खाएगा। ऐसे तुमने बेटे को नहीं कहा, जबकि खाना बनाने का जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। ये तो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, सभी को आना चाहिए, पुरुष को भी महिला को भी। तुमने अपनी बेटियों को अवेयरनेस नहीं दी। अब आजकल छोटी छोटी उम्र में कुछ बेटियां कुछ लड़कियां क्या कर रही हैं, इसलिए नहीं कि वो करना चाह रही हैं, उनको तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनका यूज़ किया जाएगा और उनको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन माँ बाप ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई नहीं अवेयरनेस की। इंडियन पेरेंट्स की प्रॉब्लम यह है कि इंडियन पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को कॉमोडिटी समझते हैं। तुम्हें या तो कंट्रोल करके रखेंगे भैया, सब चीज़ें हमारे हिसाब से होनी चाहिए, या फिर वो अननेसेसरी वोक बन जाएंगे। और तुम्हें मतलब तुम सोचो ना, 2-2 ढाई-ढाई साल के बच्चे हैं, उनको लोगों के सामने खड़ा कर दिया जाता है, चलो भाई बच्चों ABC सुनाओ, 1 2 सुनाओ। अरे क्या भाई क्यों सुनाए, 2.5 साल का बच्चा है वो, टट्टी उसके पजामे में हो जाती है। लेकिन वहाँ पर भी तुमने शो ऑफ करना है। धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा तो भैया इतने परसेंटेज लेकर आओ, उतने परसेंटेज लेकर आओ, ये नौकरी वो नौकरी, मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉमोडिटी। बच्चे को बच्चा समझा ही नहीं जा रहा है, कॉमोडिटी है। तो ये प्रॉब्लम है हमारी इंडियन सोसाइटी की या फिर इंडियन पेरेंटिंग की। अब यहाँ पे कुछ कैजुअल फैक्टर्स भी आते हैं, इंडिविजुअल और सिचुएशनल। तो अब कुछ सिचुएशनल अर्जीज होती हैं जो वायलेंस प्रोवोक करती हैं, जैसे कि रेप हो गया। तो इस प्रकार की चीज़ों से अब ऐसे माना जाता है, अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अब क्योंकि इसको हम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो ऐसा माना जाता है कि अपने किसी बिहेवियर से भी अनकॉन्शियसली जो विक्टिम है वो इन चीज़ों को प्रोवोक करती है। अब इसके मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। रेप की बात हो रही है, अब यहाँ पे मान लो आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गया, लेकिन आपको समझ होना चाहिए कि बॉयफ्रेंड और हस्बैंड में और गर्लफ्रेंड में और वाइफ में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है, जब आप शादी करते हो तो उसमें दोनों के परिवार, रिश्तेदार, पूरा समाज और इवन लॉ, सारी की सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो यहाँ अकाउंटेबिलिटी सेट हो रही है। यही कारण है कि डाइवोर्स देना इजी नहीं है, लेकिन ब्रेकअप करना बहुत इजी है। आज से हम दोनों बात नहीं करेंगे, अब मेरे को कोई और पसंद आ गया हुआ है या कोई और पसंद आ गई हुई है, तो इसलिए हमारा ब्रेकअप। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। लेकिन क्या डाइवोर्स में ये चीज़ें हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं। तो तुम्हें ये समझ होनी चाहिए कि बॉयफ्रेंड और हस्बैंड और गर्लफ्रेंड और वाइफ में फ़र्क है। तो कोशिश करें कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के साथ कुछ लिमिट्स को क्रॉस ना किया जाए, क्योंकि कल को अगर ये शादी करने से मना कर देते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि भारत का संविधान जो है वो रेप को डिफ़ाइन करता है अनकंसेंशुअल इंटरकोर्स। होटल तक अगर तुम साथ में गए हो, लिव इन में अगर तुम रह रहे हो, वहाँ पे तुमने जो चीज़ें करी हैं उसमें तुमने अपना कंसेंट दिया है, तो उसको रेप नहीं माना जाएगा। अनकंसेंशुअल इंटरकोर्स को ही रेप माना जाता है। बीच में 1-2 जजमेंट्स आई थी जिन्होंने इस प्रकार की चीज़ों को एक्सेप्ट किया था कि भैया मेरे को शादी का झांसा दिया एंड ऑल, लेकिन बाद में कई ऐसी जजमेंट्स भी आई जिन्होंने इसको रेप मानने से मना कर दिया था। तो तुम सारी लड़कियों को इस बात की समझ होनी चाहिए, अनकंसेंशुअल इंटरकोर्स इज़ रेप। अगर कंसेंट है तो उसको रेप नहीं माना जाएगा, बशर्ते तुम 18 से ऊपर होने चाहिए। 18 से नीचे हो तो फिर कंसेंट हो चाहे ना हो उसको रेप ही माना जाता है। 18 से ऊपर हो तो अगर अनकंसेंशुअल है तभी उसको रेप माना जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं कि तुम अनकॉन्शियसली इन चीज़ों को प्रोवोक कर रही हो, क्योंकि तुम्हें अवेयरनेस नहीं है। तो तुम अपने बॉयफ्रेंड को हस्बैंड मान बैठी हो, अब अगर वो यूज़ करके जाता है तो तुम इसको रेप नहीं बोल सकती हो, क्योंकि संविधान के मुताबिक इसको रेप नहीं माना जाएगा। तो अगर तुम ये दावा कर रही हो कि हम प्रेम करते हैं, तो प्रेम है ना, हवस थोड़ी है, तो फिर लिमिट्स को क्रॉस क्यों करना है? इन चीज़ों की तुम्हें समझ होनी चाहिए। दूसरा आता है सब्सटेंस एब्यूज़। अब कई बार नशे करा दिए जाते हैं, है ना, शराब पिला दी गई, कोई और नशे करा दिए गए। अब जो नशे की स्टेज है वहाँ पे फिर इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। राम आहूजा कहते हैं कि 32% जो पत्नी को कूटने के केसेस होते हैं वो जो पति नशे में होते हैं, यानी जितने भी पति अपनी पत्नियों को मारते हैं उसमें से जो 32% है वो कब मार रहे हैं, जब वो नशे में हैं। लेकिन ऐसे भी कई रिसर्चर्स हैं जिन्होंने इसकी ज़्यादा परसेंटेज बताई है। वोल्फगैंग 67%, हाइबरनियन 93% बताता है। तो ज़्यादातर पत्नी को जो कूटा जा रहा है वो पति तब कूट रहा है जब वो नशे में है। और इवन कई बार ऐसा भी होता है कि लड़कियों को, जैसे कोई क्लब में गई है या गर्लफ्रेंड है, उसको नशा करा के फिर उसका सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है, उसको अब्यूज़ किया जाता है। पर्सनैलिटी फैक्टर्स। अब कई ऐसी वायलेंस प्रोन पर्सनैलिटीज़ भी होती हैं। एक्सट्रीमली सस्पिशियस होते हैं, ये पैशनेट होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, इररेशनल होते हैं,
जेलस होते हैं, कई अपनी पत्नियों से भी जलने लग पड़ते हैं या कई शक वहम करने लगते हैं। तो इस प्रकार के कुछ अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं जो उनके अडल्टहुड बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं और फिर वो उनका जो पार्टनर है उसे भी वो चीज़ें देखने पड़ती हैं या झेलने पड़ती हैं। तो ये पर्सनैलिटी फैक्टर्स भी होते हैं। अब जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है इसकी साइकिल क्या है? फैमिली सोशलाइजेशन। तो यहाँ पे फैमिली सोशलाइज करती है मेंबर्स के साथ जो कि हिरार्कियल रिलेशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक अनइक्वल डिवीज़न है लेबर और पावर का रिसोर्सेज के ऊपर, कि ये परिवार से ही चीज़ें चली आ रही हैं कि पुरुष डोमिनेंट है, पहली प्रेफरेंस पुरुष को दी जाएगी। इंडिया में तो और भी बुरा हाल है, यहाँ पे तो हमने देखा फेटिसाइड भी होता था पहले। यहाँ पे प्रेफरेंस ही हमेशा बॉय को दी जाती है, गर्ल्स तो बस हो जाती हैं, जब हो गई हैं तो क्या कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस हमेशा बॉय को दी जाती है। तो ये हमारा सोसाइटी, और ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जो लड़कों को प्रेफर करते हैं, मतलब ये उनकी मानसिकता है। तो ये कहीं ना कहीं फैमिली सोशलाइजेशन आती है। फिर कम्युनिटी रीइंफोर्समेंट होती है। सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस और कल्चर इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस प्रकार का जो मैकेनिज़्म है वो प्रोवाइड करते हैं कि जो महिला की सेक्सुअलिटी, मोबिलिटी और लेबर है उसको सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही कंट्रोल कर सकता है। स्टेट लेजिटिमाइजेशन, यहाँ पे स्टेट लेजिटिमाइज करती है मेंस की प्रोप्राइटरी राइट्स ओवर वुमेन थ्रू डिस्क्रिमिनेटरी लॉज एंड देयर एप्लीकेशंस। अब ये कैसे हुआ? मैंने थोड़ी देर पहले आपको मैरिटल रेप के बारे में बताया था। सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने मैरिटल रेप को क्राइम मानने से मना कर दिया था, ये कह के कि जो मैरिज है वो क्या है, वो एक इंस्टीट्यूशन है, तो इसको बनाए रखने के लिए हम इसको क्रिमिनलाइज नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं स्टेट जो है वो लेजिटिमाइज कर रहा है कि जो पति है उसका प्रोप्राइटरी राइट है अपनी पत्नी के ऊपर। वैसे भी जो महिलाएं होती हैं उनको प्रॉपर्टी की तरह डील किया जाता है। अब जैसे इंटरकास्ट मैरिज या इंटर रिलीजन मैरिजेज हैं, तो यहाँ पे कहा जाता है जी हमने इस जात की लड़की से शादी करी, इस धर्म की लड़की से। अरे तुमने सिर्फ लड़की से शादी करी है, जात और धर्म वहाँ पे फैक्टर कैसे आ जा रहा है? अगर वो जात और धर्म फैक्टर आ रहा है तो इसका मतलब कि तुम सिर्फ प्रॉपर्टी हो और कुछ नहीं हो। तुम्हें अगर ट्रॉफी की तरह बताया जा रहा है तो तुम सिर्फ प्रॉपर्टी हो, ये प्रेम नहीं हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने इस स्टेट की लड़की से शादी करी है, इस देश की लड़की से शादी करी है। कोई अगर अंग्रेजन से शादी कराता है भारत में तो उसको ऐसे बताया जाता है, देखो भैया फलाने देश की अंग्रेजन जो है उसने हमारे भारतीय लोंडे से शादी कर ली। अरे भाई लड़का और लड़की है, प्यार हो गया, शादी होगी, क्या हो गया इसमें? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि तुम महिलाओं को प्रॉपर्टी समझते हो इसलिए तुम्हारी ये मानसिकता है। अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो ठीक है, दो इंडिविजुअल हैं, एडल्ट हैं, प्यार हो गया, शादी होगी, जो भी है वो अपने तरीके से जीवन जिए, फिगर आउट करें, जो भी है, हमें क्या लेना देना है इस जात की, इस धर्म की, इस स्टेट की, यहाँ की, इस देश की, वहाँ की। ये सब चीज़ें क्यों आ रही हैं? क्योंकि तुम महिलाओं को प्रॉपर्टी मानते हो। और यही एक रीज़न है कि लड़कियों के रेप भी होते हैं। अब जैसे बांग्लादेश में जैसे ही गवर्नमेंट हटी शेख हसीना की, तो हिंदू मर्दों को मारा जा रहा है, लड़कियों के रेप हो रहे हैं, क्योंकि तुम उसको प्रॉपर्टी मानते हो। लड़की को और जो महिला की बॉडी है उसको तुम प्रॉपर्टी मान रहे हो। जब जापान ने चाइना और साउथ कोरिया के ऊपर हमला किया, जापान उस समय वर्ल्ड वार 2 में जब पावरफुल था, तो यहाँ पे मर्दों को मारा जा रहा था, लेकिन जो लड़कियाँ थी उनको सेक्स स्लेव्स बनाया जा रहा था। क्यों? क्योंकि महिला सिर्फ प्रॉपर्टी है, ऐसे बहुत से लोग मानते हैं। और ऐसे मैं आपको एम्पल अमाउंट ऑफ एविडेंस दे सकता हूँ। यही एक कारण है कि लड़कियों को कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि उनको सिर्फ प्रॉपर्टी माना जाता है। फिर आता है परपेचुएशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये इंटरेक्ट करते हैं इस प्रकार की जो वायलेंस है उसको डिफाइन करने के लिए, लेजिटिमेट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए। तो ये सारे एक साथ काम कर रहे हैं ताकि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो है उसको डिफाइन किया जा सके, लेजिटिमेट किया जा सके, प्लस उसको मेंटेन किया जा सके। अब मैंने कह रहा हूँ कि नोइंगली, ऑब्वियसली अननोइंगली, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये एक महिला को ये बता देती हैं कि भैया हम क्या हैं, हम पुरुषों से रिसेसिव हैं। स्टीवर्ट के मुताबिक अगर बच्चे को छोटी छोटी उम्र में ही वायलेंस का एक्सपोजर मिल जाए तो फिर वो काफ़ी प्रोबेबिलिटी होती है कि वो एक वायलेंट एडल्ट मिलेगा। तो कोई लड़का छोटी उम्र से अगर अपने बाप को देख रहा है कि रोज़ उसका बाप उसकी माँ को, मतलब अपनी पत्नी को कूट रहा है, तो धीरे धीरे वो भी बड़ा होकर उसी प्रकार की मेंटालिटी का बनेगा। अब कुछ वनरेबिलिटी फैक्टर्स को देखते हैं। राधिका कुमारस्वामी ने 3 रीज़न बताए हैं कि क्यों महिलाएं इस प्रकार की वायलेंस के लिए वनरेबल हैं। सबसे पहला फीमेल आइडेंटिटी। जस्ट बिकॉज कि वो महिलाएं हैं तो उनके साथ रेप हो रहे हैं, सरकमसीजन, जेनिटल म्यूटिलेशन हो रही है, फीमेल इन्फेंटिसाइड हो रहे हैं और सेक्स रिलेटेड क्राइम हो रहे हैं। इसका एक और रीज़न ये भी है कि समाज ने कहीं ना कहीं पुरुषों के दिमाग में ये डाल दिया है कि सेक्स करना या फिर बंदी पटाना ये अचीवमेंट है, ये मर्दानगी है। ऐसा नहीं है भाई, ये सिर्फ एक एक्ट है, मतलब सिर्फ आपकी इच्छा है कि ठीक है भाई कर लिया,
ये मर्दानगी नहीं हो सकती है, ये अचीवमेंट नहीं हो सकती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तुम देखो जो इस प्रकार की ऐसी वैसी वीडियोस वायरल हो जाती हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ कर रहे हैं होटल रूम में और फिर वो वीडियो वायरल होगी। मैक्सिमम इस प्रकार की जो वीडियोस होती हैं इनको मैन बना रहा है, मतलब जो वीडियो कैप्चर कर रहा है फ़ोन में वो पुरुष कर रहा है। क्यों भाई, वीडियो बनाने का क्या मतलब है? क्योंकि भैया हमने 10 लोगों को दिखानी भी है कि ये देखो हम ये कर रहे हैं, क्योंकि महिला तो प्रॉपर्टी है और उसकी प्रॉपर्टी को लिए जा रहा है, तो हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं लड़कों के दिमाग में ये डाल दिया गया है कि ये अचीवमेंट है। हार्दिक पांड्या ने एक इंटरव्यू में नेशनल टीवी पे कहा कि अरे मैं तो जाता हूँ, करके आता हूँ, घर पे आता हूँ और मम्मी को बोलता हूँ करके आया। चल मान लिया तू करके भी आता है, इसको तू नेशनल टीवी पे क्यों कह रहा है? ताकि भैया फ्लॉन्ट किया जा सके, लौंडे लपाड़े देख के बोले वाह जी वाह, ज़िंदगी तो पांड्या जी का लौंडा जी रहा, हम तो बस काट रहे हैं। ये चीज़ें लड़कियों को समझने की ज़रूरत है कि जब सेक्स की बात आती है तो पुरुष और महिला उन चीज़ों को अलग रूप में देखते हैं। अगर कोई लड़की वहाँ तक पहुँच रही है तो उसका रीज़न इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है, लैक ऑफ अवेयरनेस हो सकता है। पुरुष के लिए ये अचीवमेंट है, पुरुष मैक्सिमम पुरुषों के लिए ये अचीवमेंट है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये एक फ़ीमेल आइडेंटिटी आती है। दूसरा आता है रिलेशनशिप टू मैन। अब क्योंकि उसका एक पुरुष के साथ रिलेशनशिप है, रिश्ता है, उसने शादी करी है, जो भी है, तो फिर इसलिए वो वनरेबल है डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, डोरी मर्डर के लिए और सदी के लिए। कई लड़कियां होती हैं ना जो शादी से पहले पैसा देख रही हैं, तो अगर तुम पैसा देख कर ही शादी कर दी हो, बिहेवियर को देख कर नहीं कर दी हो, तो फिर तो ये सब चीज़ें होंगी, होने वाली हैं, ठीक है। और कई ऐसे भी हैं जो स्टैंडर्ड्स देखते हैं कि भैया बड़े अच्छे से बात कर रहा है ना, बड़ी रिस्पेक्ट दे रहा है, ये सब कर रहा है। तो ये जो अच्छे से बात करने वाले होते हैं ना, इनमें ज़रूरी नहीं है कि ये अच्छे ही हैं, कई लोग पाखंड भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। अब तुम्हें इन चीज़ों की समझ होनी चाहिए कि ये पाखंड है कि क्या है। कई ऐसे भी होते हैं जो बड़े अच्छा पाखंड कर लेते हैं, तुम्हें ऐसा लगता है कि हमने तो हीरा पा लिया, बाद में फिर रियलिटी पता चलती है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर खुल के बात करनी चाहिए, ग्रिल करना चाहिए, तब फिर व्यक्ति की असली मानसिकता पता चलती है। लेकिन ये तब होगा जब तुम ऑब्ज़र्व करोगे, लेकिन तुम ऑब्ज़र्व तो करते नहीं हो। और ये मैं सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़कों की बात भी कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि सारे बेचारे लड़के बुरे ही हैं, कई अच्छे भी होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं, बुरे चुनिंदा ही होते हैं, और वही सारी लड़कियों के साथ, अधिकतम लड़कियों के साथ गलत करते हैं जो करते हैं। ऐसा नहीं है कि बेचारे सारे लड़के बुरे हैं। तो आप पैसा और सुंदरता मत देखो, आप व्यक्ति को अच्छे से देखो और उसके साथ अच्छे से बातचीत करके भैया ठोक बजा के चीज़ों को पूछ के फिर जाके रिलेशनशिप में आओ या जो भी है। लेकिन तुमने तो टीवी फिल्में गाने सोशल मीडिया देखे हैं, तो तुम्हें एक ऐसा पार्टनर चाहिए होता है जिसके साथ हम उस लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकें। तो उसमें अच्छा बुरा कहाँ देखा जाता है, वो तो दिमाग में ही नहीं है। और तुम कहते हो कि ये प्रेम है, नहीं, इमोशनल अटैचमेंट है। प्रेम कभी व्यक्ति के साथ नहीं हो सकता है, प्रेम हमेशा व्यक्तित्व के साथ होता है, इसीलिए कहा जाता है प्रेम अंधा होता है। प्रेम में ये नहीं देखा जाता शक्ल सूरत पैसा कि कितने अच्छे से बात कर रहा है, ये ना। प्रेम में देखा जाता है व्यक्तित्व, मानसिकता, चरित्र, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो इनको ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो तुम तो जज करते हो, तुमने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, जो स्टैंडर्ड्स मीट कर लेगा वो पार्टनर बन जाएगा, या फिर वहाँ पे तुम्हें वहम हो जाता है कि जी हमें प्रेम है। तो जब इन सारी चीज़ों को देख के पार्टनर चूज़ होंगे तो वहाँ पे फिर वो सही हो सकता है निकल जाए, हो सकता है नहीं निकले। तो ये सब चीज़ें भी हैं। तो क्योंकि एक महिला ने पुरुष से शादी करी है तो वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हो सकती है, वहाँ पे उसके साथ सती पहले हो सकती थी, अब तो खैर नहीं होती है। और वहाँ पे डाउरी के केस हो सकते हैं, डाउरी मर्डर भी हो सकता है, और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकती है। तो ये कहाँ से निकल के आता है, समाज का जो अंडरस्टैंडिंग है कि महिला सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रॉपर्टी है, जिसको मैंने पहले डिटेल में कवर कर दिया। और क्योंकि ये प्रॉपर्टी है तो जो मेल प्रोटेक्टर है उसके ऊपर ये डिपेंड है। फिर तीसरा आता है सोशल ग्रुप। तो एक ऐसा सोशल ग्रुप है जहाँ से वो बिलोंग करती है। तो जैसे कहीं पे युद्ध हो जाता है, रायोट्स हो जाते हैं, इथनिक या कोई कास्ट वगैरह के इश्यूज हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी महिलाओं के ऊपर वायलेंस होगी। उस कम्युनिटी को ह्यूमिलिएट करने के लिए उसका रेप किया जाएगा। ये मैंने आपको बांग्लादेश का एग्जांपल दिया कि वहाँ पे जैसे शेख हसीना हटी तो हिंदू लड़कियों के रेप हो रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू हैं और लड़की हैं, और कोई रीज़न नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू लड़की हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि वॉर के समय, दंगों के समय, इथनिक या कास्ट इश्यूज़ के समय, क्लास वायलेंस के समय महिला को रेप किया जाता है ताकि उसकी जो कम्युनिटी है उसको ह्यूमिलिएट किया जा सके। ये सोशल ग्रुप है। और ना सिर्फ रेप किया जाता है बल्कि कई ऐसे केस भी देखने को मिले हैं जहाँ पे किसी धर्म की लड़की के साथ नाम छुपा के शादी कर ली, फिर बाद में कहा जा रहा है भाई तुम अब धर्म बदलो, हम तो इस धर्म के हैं, ऐसा है वैसा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि तुमने उस कम्युनिटी को ह्यूमिलेट करना है, क्योंकि महिला सिर्फ प्रॉपर्टी है। अब लड़की बेचारी समझ नहीं पाई, उसको लगा प्रेम है,
समझ रहे हो। वैसे कास्ट में भी होता है कि कुछ सर्टेन कास्ट की लड़कियों के साथ शादी कर ली गई, सेक्स कर लिया गया, बच्चे कर लिए गए, फिर उनको प्रताड़ित किया जाता है कि तुम तो इस जाति से हो, तुम्हारी जाति के लोगों ने ये किया है, वो किया है। ऐसे भी कई केस हमें देखने को मिले हैं। तो ये सब चीज़ें सोशल ग्रुप्स भी करते हैं। फिर आती है मैनिफेस्टेशन ऑफ वायलेंस। तो एड्रियाना के मुताबिक जो मैनिफेस्टेशन है वायलेंस की, उसमें सबसे पहला आता है फिजिकल एग्रेशन, जहाँ पे मारा कूटा जाता है, वहाँ पे जला दिया जाता है, या कई बार जैसे मतलब हैंग करने का काम भी किया जाता है। सेक्सुअल अब्यूज़ होते हैं, रेप होते हैं। साइकोलॉजिकल वायलेंस होती हैं, जैसे इंसल्ट है, ह्यूमिलिएशन है, कोर्जन है, ब्लैकमेलिंग है। इकोनॉमिक और इमोशनल थ्रेट्स होते हैं, और स्पीच और एक्शन के ऊपर कंट्रोल करने का काम होता है। एक्सट्रीम केसेस में डेथ भी हो जाते हैं। डोरी डेथ्स हमने इंडिया में काफ़ी देखी हैं। इस प्रकार के जो एक्सप्रेशंस ऑफ वायलेंस हैं, ये मैन वुमेन रिलेशंस में देखने को मिलते हैं, फैमिली में, स्टेट में और सोसाइटी में। यूजुअली डोमेस्टिक एग्रेशन जो है महिलाओं के या बच्चियों के खिलाफ, ये हिडन रहता है, क्योंकि बहुत से सोशल और कल्चरल फैक्टर्स होते हैं। कई लड़कियों के रेप होते हैं, लेकिन वो बेचारियाँ कहीं बोल नहीं पाती हैं कि भैया समाज क्या सोचेगा, माँ बाप क्या सोचेंगे। कई ऐसे केस मैंने देखे हैं जहाँ पे बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया, फिर उसको बाद में छोड़ दिया गया। अब ये लड़की तो प्यार में थी, लेकिन उसने उसका यूज़ किया, फिर उसको छोड़ दिया गया। ये बेचारी अपने पेरेंट्स तक को नहीं बता सकती है कि पेरेंट्स क्या सोचेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये सब इसीलिए मैंने तुम्हें कहा कि बॉयफ्रेंड में और हस्बैंड के बीच में फ़र्क होता है। कोशिश करें कि बॉयफ्रेंड के साथ कुछ लिमिट्स क्रॉस ना हो जब तक शादी नहीं होती है, क्योंकि ऐसे बहुत से केस देखने को मिलते हैं, और इन केसेस में लड़कियां कुछ नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनको डर लगता है। क्योंकि जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिश्ते होते हैं, इनको बहुत से ऐसी लड़कियां होती हैं जो पेरेंट्स से भी छुपाती हैं। तो फिर जब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो वो कहीं की नहीं रहती हैं, कहीं पर भी वो खुल के इन चीज़ों पे बात नहीं कर पाती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ऐसी वैसी वीडियोज़ बना ली जाती हैं, फिर उनको थ्रेट किया जाता है कि तेरे पेरेंट्स को बता दिया जाएगा, ये वीडियो वायरल कर दी जाएगी। तो वो उससे शादी भी नहीं कर रहा है, और फिर सेक्सुअली उसको एक्सप्लॉइट भी कर रहा है उन वीडियोज़ से धमकी दे के। यहाँ पे हमने थ्रेट्स की बात करी थी। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं, तो इसलिए लाइफ में कभी भी गलत स्टेप ना उठाएं। अब जो घर है वो भी बहुत सी लड़कियों के लिए साइट ऑफ वायलेंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं सुपोज्ड सेफ हेवन। सारे मानते हैं कि घर जो है वो सिक्योर प्लेस है, लेकिन कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ वहाँ पर भी वायलेंस होती है। शादी के बाद मान लो पति मार सकता है, या बाकी जो रिश्तेदार हैं वो मार कूट सकते हैं। डोरी, डोमेस्टिक वायलेंस, इवन सेक्सुअल अब्यूज़ हो सकता है। और इवन शादी से पहले भी कई जगह होता है। शादी से पहले भी कई लड़कियों के लिए ये सब चीज़ें होती हैं। अरे भारत में तो ऐसे ऐसे केस आए हैं जहाँ पे बाप ही अपनी बेटी का रेप कर रहा है। अब जब बाप के ही सामने बेटी सुरक्षित नहीं है तो कहाँ ही होगी। तो ये सब चीज़ें हैं। दूसरा, अर्ली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। कई फैमिलीज़ में हमने पहले भी देखा कि जन्म से ही डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाती है कि बेटे की प्रेफरेंस है, बेटी कैसे होगी, ये सब चीज़ें। तो सेक्स डिटर्मिनेशन की फॉर्म में हमें जन्म से पहले ही डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाती है। तो ये है दोस्तों वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। हमने थोरोली देखा कि इसकी डेफिनेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, रीजंस क्या हैं, और बीच बीच में मैंने थोड़ी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को भी शेयर किया है। आपका इन चीज़ों पे क्या मानना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो चीज़ें मैंने आपको बताई उनके ऊपर आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी थोड़ी आंखें खुली हों, थोड़ी अवेयरनेस मिली हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, जियोग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे प्लेलिस्ट को करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, दोनों चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और बाकी ऐसी ही जीके करंट अफेयर और जीके टिक्स की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।